वो फ्रेम ठीक है, चलो थोड़ा सा चल जाएगा, बस ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, सोल्यूशन चैप्टर है ना जो, जहां तक हमने करा है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, जिसके एग्जांपल मैंने आपको सारे याद करवाए थे कि अगर नाम सेम सेम हो, राम श्याम सीता गीता, हेक्सेन हेप्टेन, क्लोरोब्यूटेन एंड ब्रोमोब्यूटेन, नाम सेम हो तो आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है। मतलब कल को तुम्हें एमसीक्यू आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल, तो ऑप्शन में जो दो लिक्विड सेम सेम लग रहे हैं, अब इतना तो आपको पता लग ही जाएगा, अगर एक ऑप्शन में हेक्सेन प्लस हेप्टेन है गुरताज, नाम सेम सेम है ना, तो ये कैसा सोल्यूशन होगा, आइडियल। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि कुछ सोल्यूशन होते हैं जो आइडियल नहीं होते, मतलब वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब उसके भी मैंने दो केस बताए थे कि अगर फॉलो नहीं करेंगे या तो ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा या तो क्या आएगा, कम। ज्यादा आएगा तो कौन सी डेविएशन थी, पॉजिटिव, कम आएगा तो कौन सी डेविएशन थी, नेगेटिव। अब मैंने जब तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल याद करवाए थे तो मैंने तुम्हें हिंट दी थी कि पॉजिटिव डेविएशन में ना दो लिक्विड में से एक अल्कोहल होगा ही होगा। जैसे अगर इथेनॉल प्लस वाटर, पॉजिटिव डेविएशन कैसे पता लगा, क्योंकि इथेनॉल है, क्या है, दूसरा कुछ मर्जी हो, दूसरा वाटर हो, दूसरा CCl4 हो, है ना। तो मैंने कहा था कि अगर वन ऑफ द लिक्विड पेयर अल्कोहल है तो वो पक्का कैसी डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव डेविएशन के मैंने क्या एग्जांपल कराए थे कि एक एसिड होना चाहिए, दो लिक्विड में से एक एसिड होना चाहिए, या तो CH3COH एसिटिक एसिड हो, चाहे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। लेकिन फिर मैंने तुम्हें नेगेटिव डेविएशन का ना एक एग्जांपल कराया था जो मैंने कहा था कि एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, जिसमें एसिड नहीं है बट वो फिर भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। मैंने पूरी केस स्टडी कराई थी कि एसीटोन क्या होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, फिर क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही CHCl3 क्लोरोफॉर्म में आता है तो क्लोरोफॉर्म का C डबल बॉन्ड O क्लोरोफॉर्म के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग गया था। क्लोरोफॉर्म का O, सॉरी एसीटोन का O और क्लोरोफॉर्म का H क्या बनाने लग गया था, हाइड्रोजन। यानी कि फोर्सेस क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, दोस्ती कैसे हो रही है, पक्की। तो ये कौन सा डेविएशन था, नेगेटिव। तो कल जब मैंने एक टेस्ट में क्वेश्चन डाला था कि व्हाट विल हैपन टू द वेपर प्रेशर व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू एसीटोन, पहले तो बच्चों को समझ ही नहीं आया कि मैम ये क्वेश्चन क्या है। तो मैंने थोड़ा सा बताया कि अगर वो ये बोल रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डाल रहे हैं तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है कि। तो कई बार ना जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन आया तो सीधा ही आएगा कि विल इट शो पॉजिटिव डेविएशन। कई बार क्वेश्चन को समझा करो, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डालने पर टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का था। और अगर तुम थोड़ा सा गौर करते कि मैम ने स्पेशली बताया था कि जब हम क्लोरोफॉर्म को किस में डालते हैं, एसीटोन में, इट्स अ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव मतलब टोटल वेपर प्रेशर घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो आपने सिंपल ये लिखना था कि ऑन एडिंग क्लोरोफॉर्म इनटू एसीटोन इट्स अ एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, सो टोटल वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। बट हम पहली बार कर रहे हैं ना, तो जब टेस्ट में कल ऐसा सा क्वेश्चन आया मैंने तुम्हें खुद ही बता दिया कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का है, ताकि तुम्हें, हम पेपर में जाने से पहले अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमें ट्यूशन में क्वेश्चन नहीं समझ आया, इट्स ओके, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, हम फिर भी ना समझ पाए, फिर भी हम ये क्वेश्चन छोड़ के आगे, फिर हमारी गलती मानी जाएगी। तो अब जब मैं थोड़े से क्वेश्चन मॉडिफाई करके टेस्ट में डाल रही हूँ, वो तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए डाल रही हूँ। और मुझे बड़ा दुख होगा अगर आप ऐसे वाले एग्जाम्पल, जो मैं आपको 99% बोल रही हूँ कि एग्जामिनर के फेवरेट है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला एग्जाम्पल, है ना, कि क्लोरोफॉर्म और को एसीटोन में डालते हैं तो इज इट पॉजिटिव डेविएशन और इज इट नेगेटिव डेविएशन। तो एक्सपीरियंस यही होता है कि जब टीचर आपको 100% श्योरिटी देता है, 90% में बार बार नहीं बोलूंगी, नवजोत बता, जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे 11th के आए थे वही वाले क्वेश्चन। वो ये नहीं है कि आई एम गॉड या मेरी कोई भगवान से बातचीत होती है, इट्स द एक्सपीरियंस। एक टीचर को एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ बार बार पढ़ा के यार ये टीचर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुम जब तुम तैयारी भी करते हो ना अपने टेस्ट की, ऐसी तैयारी करनी है, ये नहीं कि ABC से शुरू हो जाना है।
पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हो, मैम ने पॉजिटिव डेविएशन का मेन एग्जांपल कौन सा कराया है वो मुझे याद होना चाहिए। नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हो, नेगेटिव डेविएशन में मैम ने मेन कौन सा एग्जांपल कराया है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। अब कल दिव्यांश मुझे बोलता, पता नहीं तूने बोला था या पता नहीं किसने बोला था कि मैम मेरे को एग्जाम्पल तो आता है पर मेरे को क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का फॉर्मूला भूल गया। ये भूलने वाली चीजें नहीं है, एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, उसके भी फॉर्मूले नहीं तुम याद करके आ सकते थे कि हाँ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 एंड एसीटोन इज कीटोन, 3 कार्बन वाला कीटोन। तो एसीटोन का O और क्लोरोफॉर्म के H के बीच में क्या बनेगी, कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है, दोस्ती कैसे हो रही है, पक्की। पक्की दोस्ती मतलब कौन सी डेविएशन, पक्की दोस्ती कौन सी डेविएशन, नेगेटिव। मतलब टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज होगी। अब उसमें मैम हमें तो फॉर्मूला याद नहीं है, हमें तो ये नहीं पता लग रहा कि गलत बात है। मैं जिस तरह से जिस एंथुसियाज्म से मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, वैसा एंथुसियाज्म मुझे टेस्ट में दिखना भी चाहिए। समझ आ गई। चलो अब बहुत लेक्चरबाजी नहीं करनी, अब हमने स्टार्ट करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो पार्ट 1 हम कर चुके हैं, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल, उसमें 3 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो अब हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर रहता है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। अब आप कई बच्चे मैम बोलते हैं मैम 5 नंबर का आ जाएगा क्यों, इज इट अ न्यूमेरिकल? यस, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, चारों पे ही न्यूमेरिकल्स हैं। और वैसे भी ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। हमारी पूरी लाइक 12th में 3 ही चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। तो जिन लोगों को न्यूमेरिकल से डर भी लगता है उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होल सिलेबस में से 3 ही चैप्टर है और वो भी क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल ऐसे वाले नहीं है, फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है, या फिर 11th की केमिस्ट्री भी मुश्किल थी, है ना। लेकिन अगर मैं 12th की केमिस्ट्री बताऊं, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री की बात बताऊं, तो आपको अगर सिर्फ फॉर्मूला पता है ना, चाहे अगले चैप्टर्स की भी मैं बात करूंगी, आप बस वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकल निकालना है, ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो लेट अस स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टुडे, है ना। अच्छा एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करो, एक छोटा सा टेस्ट क्या देखती हूँ तुम्हें कितना समझ आया। ये क्वेश्चन बनाना, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए मैंने क्या हिंट दी थी, अल्कोहल होना चाहिए, अल्कोहल इसमें है, तो ये कौन से डेविएशन शो करेगा, पहला ऑप्शन बेंजीन और टोलुइन। नेगेटिव नहीं, ये तो सेम सेम नाम है, आइडियल। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन सेम सेम नाम है, राम श्याम सीता गीता, आइडियल। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल तो मैंने तुम्हें वैसे ही बोला है, अभी अभी एक्सप्लेन करा है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में क्या बनने लग जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप बिल्कुल क्लियरली टिक कर सकते हो कि लास्ट ऑप्शन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और वैसे भी मैंने बोला था कि वन ऑफ द लिक्विड पेयर्स हैज टू बी अल्कोहल, वन ऑफ द लिक्विड पेयर हैज टू बी, नो मैटर वो इथेनॉल है, वो मिथेनॉल है, अल्कोहल है ना। अब देखो एक चीज हमने इतनी बार पढ़ ली तो अभी हमारे जहन में बैठ जानी चाहिए कि अगर 2 लिक्विड पेयर में से वन ऑफ द लिक्विड इज अल्कोहल, देन दैट मींस इट इज गोइंग टू शो विच डेविएशन, पॉजिटिव। पेपर से एक दिन पहले ना बस कॉपियां स्कैन करनी पड़े, लर्न ना करने पड़े एग्जाम्पल, इतनी तैयारी पहले होनी चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मींस व्हाट, कि वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा या कम आएगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता था कि टोटल वेपर प्रेशर PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB से ज्यादा आएगा, तभी तो पॉजिटिव है, तो हायर ही होगा, है ना। लोअर होता फिर तो वो कौन सी डेविएशन होती, नेगेटिव। अगर लोअर होता तो कौन सी डेविएशन होती, ठीक है हर्ष, समझ आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, a solution of acetone in ethanol show a negative deviation or positive deviation। अल्कोहल आ गया, अल्कोहल आ गया तो इट इज गोइंग टू विच डेविएशन, पॉजिटिव। आई टोल्ड यू कि अगर एक लिक्विड पेयर अल्कोहल है, दूसरा एसीटोन हो, दूसरा CCl4 हो, दूसरा वाटर हो, हमने कुछ नहीं सोचना, हमने ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, हम आंसर क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। नहीं, बिहेव लाइक अ नियर आइडियल सोल्यूशन मतलब कि आइडियल तो नहीं है ना, बिहेव लाइक आइडियल सोल्यूशन मतलब कि क्या ये आइडियल की तरह बिहेव करेगा,
नहीं, क्योंकि अगर वन ऑफ द लिक्विड इज अल्कोहल देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू शो पॉजिटिव डेविएशन। यस, जैसे वो क्लोरोफॉर्म आइडियल का होता है ना, जैसे क्लोरोफॉर्म तो किसी साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनाता है और जैसे तो किसी साथ बनाता है, वो दोनों सेम होगी कि मतलब अलग अलग होगी? दोनों की अलग अलग हो सकती हैं, बट द पॉइंट वो ये कि क्लोरोफॉर्म में जो भी फोर्सेस थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं थी ना, डाइपोल डाइपोल। वीक डाइपोल डाइपोल थी, है ना। एसीटोन में भी वीक डाइपोल डाइपोल थी, बट ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि दोनों लिक्विड में सेम ना हो। हमें तो बस बाद में देखनी है कि बाद में स्ट्रांग हो रही है या बाद में वीक हो रही है। अगर बाद में स्ट्रांग हो रही है, दोस्ती पक्की हो रही है तो नेगेटिव। अगर बाद में वीक हो रही है, दोस्ती कच्ची हो रही है तो पॉजिटिव। ये मैंने कभी नहीं बोला कि जो दो लिक्विड आप मिक्स कर रहे हो उनमें पहले सेम होनी चाहिए। सेम डाइपोल डाइपोल भी हो सकती है, एक में डाइपोल डाइपोल, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है ना। क्या हवा नहीं आ रही? पता है क्या, वो ना मैंने इसका टेम्परेचर बहुत 28 कर दिया था, वो बच्चों को ना ठंड गर्म कभी गर्मी मत करो। मोलैरिटी मोलैरिटी वाली +2 में कभी भी मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी के क्वेश्चंस कभी नहीं आते। वो सिर्फ इसीलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि वैसे आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता वो। हाँ, मैं वैसे बेसिक वाले करा दूंगी, बट अगर उसमें जो बहुत बड़े बहुत ज्यादा मुश्किल वाले लग रहे हैं वो चाहे छोड़ दो, क्योंकि मेरे से भी ना जो दूसरे बैच की टॉपर गर्ल्स है ना, उन्होंने मेरे से वैसे वैसे डाउट्स पूछे थे, और जब मैंने उनके डाउट्स क्लियर कर दिए थे तो मुझे ऐसे लगा था कि इतने फालतू में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आने ही नहीं है। मतलब देयर वर सम क्वेश्चन जिनको समझाने के बाद भी अगर तुम उसको क्रैम करोगे तभी तुम याद रहेंगे, तो फिर देयर इज नो पॉइंट। सिंपल आपको मोलैरिटी निकालनी आनी चाहिए, सिंपल तुम्हें मोलैलिटी निकालनी आनी चाहिए, सिंपल तुम्हें नॉर्मैलिटी निकालनी आनी चाहिए, और एक ऐसा भी होना चाहिए कि कल को तुम्हें मोलैलिटी दी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी आ जाए। वो भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना कि नॉर्मल मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, NB अपॉन Na+NB, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए NB और Na+NB निकालने के लिए गिवन मास गिवन ही नहीं होता, तो मोलैलिटी दे देते हैं। तो मैंने बोला था कि मोल फ्रैक्शन को जब भी मोलैलिटी से निकालना है तो फॉर्मूला ये वाला है। तो एक ये मैंने फॉर्मूला भी तुम्हें करवाया था, मतलब ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने डिराइव करके भी दिखाया था। कहने का मतलब है कि अगर आप मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मैलिटी के बेसिक क्वेश्चंस करना आते हैं ना हरमन, तो उसमें जो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट में थोड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन दिए थे, मैं वो खुद ही टिक करके दे दूंगी, उसमें अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर्स भी देखे हैं, तुम्हारे सारे यूटीज भी एनालाइज कर लिए, कभी कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रखा मोलैरिटी मोलैलिटी निकालने का। तो बस तुम्हें बेसिक निकालनी आती है, अगर आ भी गई तो निकाल लेना, बट ऐसे खतरनाक वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा ये देखो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग आइडियल सोल्यूशन, ये वी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्स 0 होता है, ये भी करेक्ट है। डेल्टा V मिक्स भी क्या होता है? 0। और आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? जिनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल आती है ना, मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी और ये कौन सी होगी? ऑब्जर्व। आइडियल का मतलब ये है कि जो तुमने ऑब्जर्व करी वही वही निकली जो हमने कैलकुलेट करी थी। तो अगर ये दोनों सेम निकली तो इनको माइनस करके 0 ही आएगा। तो ये भी क्या है इसके बारे में नहीं बता? क्या नहीं पता? अच्छा, तुमने आइडियल सोल्यूशन का टॉपिक मेरे पास पूरा नहीं करा था, तो मैंने कराया तो था, ये बात नहीं बताई थी। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, आइडियल सोल्यूशन हम क्या कहते हैं? आइडियल सोल्यूशन कैसे होते हैं? जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे पहले हों वैसे ही बाद में हों। तभी हम कहते थे कि जो दो लिक्विड सेम फैमिली के होंगे, जैसे हेक्सेन और हेप्टेन, अगर उनके अंदर पहले वीक वंडर वाल फोर्सेस हैं तो बाद में भी क्या होंगे? वीक। तो जब तुम ऐसे दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे ना, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास हेक्सेन 2 लीटर है, हेप्टेन भी क्या है? 2 लीटर। तो तुमने बिफोर मिक्सिंग कितना डाला है? 2+2 4। तो जब तुम दोनों को मिक्स करोगे तब भी वो कितने होंगे? आपको कि मैम ये तो ऑब्वियस है। ऑब्वियस नहीं है, कभी कभार क्या होता है कि जब तुम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो, अगर उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे, फिर वो वीक होने की वजह से दूर दूर भागने लगेंगे। तो बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम कितना डाला है? 4। बाद में 4.1 हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में यही तो होता है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग से क्या हो जाते हैं? वीक। वीक होने की वजह से क्या होता था कि जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते थे, मिक्स होने के बाद वो दूर दूर भागने लगते थे, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग से क्या हो रहे हैं? वीक। दूर दूर भागने की वजह से हरमन तुमने 2+2 कितने डाले हैं? 4। लेकिन मिक्स करने के बाद पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम हो गया 4.1, तो चेंज कितना आया?
4.1 माइनस 4.1, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन में मिक्स करने पर वॉल्यूम बढ़ने लगता है, नेगेटिव डेविएशन में मिक्स करने पर वॉल्यूम घटने लगता है। लेकिन सिर्फ एक आइडियल सोल्यूशन ही है जिनमें मिक्स करने पर वॉल्यूम एग्जैक्टली क्या आता है, यानी कि अगर तुम 2+2 4 डाल रहे हो ना, तो मिक्स करने पर वो 4 ही बनेगा, ना बढ़ेगा ना। उसका रीजन क्या है, फोर्सेस सेम है, हेक्सेन और हेप्टेन में भी वीक थे, बाद में मिक्स करने पर भी क्या हुए, वीक, ना बढ़े ना घटे, जितने पहले थे उतने ही क्या थे बाद में। तो ये लॉजिक ये था, अगर लॉजिक नहीं समझ आता तो बस रट लो कि आइडियल सॉल्यूशन में मिक्स करने पर वॉल्यूम में भी कितना चेंज आता है, जीरो, मिक्स करने पर इंथैल्पी में भी जीरो आता है। इंथैल्पी मतलब हीट, जितनी एनर्जी तुम्हें फोर्सेस तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी उतनी एनर्जी निकल जाएगी जब दोनों को मिक्स करोगे। उतनी ही क्यों निकलेगी, क्योंकि जैसे फोर्सेस पहले हैं वैसे ही फोर्सेस ना तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ना तो वीक, है ना। पॉजिटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हीट ऑन मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो आ जाती है। नेगेटिव डेविएशन में हीट ऑन, एक चीज याद रखो कि नेगेटिव में सारा कुछ लेस देन होता है, पॉजिटिव डेविएशन में सारा ग्रेटर देन होता है, और आइडियल में एग्जैक्टली क्या होता है, जीरो। पॉजिटिव में सारा कुछ ही पी की वैल्यू, पीए की वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए से ज्यादा आती है, पीबी की वैल्यू पी बी नॉट इंटू एक्स बी से ज्यादा आती है, टोटल की वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट, मतलब ग्रेटर, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ग्रेटर, हीट ऑन मिक्सिंग। नेगेटिव में सब कुछ ही लेस होता था, लेस 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 लेस, और आइडियल में क्या होता है, इक्वल इक्वल, है ना। पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग से वीक, तो पहले एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, निकलेगी कम, एंडो होगा। ये रॉन्ग है, कभी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है। जब हम 11th में थर्मोडायनेमिक्स करते थे, जिन्होंने कर रखी है उनको ये बात पता होगी कि जब भी आप कोई चीज मिक्स कर रहे हो इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट्स अ, है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कभी भी कोई चीज जीरो, ऐसे ही अगर कल को एंट्रोपी भी आ गई, एंट्रोपी भी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एंट्रोपी जीरो हो गई तो सब कुछ ही खत्म। जैसे हम व्हेन वी डाई, व्हेन अ पर्सन डाइज, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, तो एंट्रोपी तो सिर्फ एक ही केस में जीरो होगी, जब ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा या कोई पर्सन डाई हो गया, अदरवाइज एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, गिब्स फ्री एनर्जी भी कभी भी जीरो। तो अगर कल को आपको ऑप्शन में डेल्टा जी ऑन मिक्सिंग जीरो मिल गया, ये भी इनकरेक्ट है। अगर एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग जीरो मिल गया, ये भी क्या है, रॉन्ग। क्या क्या जीरो होगा, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग और हीट ऑन मिक्सिंग जीरो, वो भी वॉल्यूम चेंज, ये नहीं कि वॉल्यूम जीरो हो रहा है, वॉल्यूम तो पहले भी 4 था, अब भी कितना है, डेल्टा चेंज कितना आया, 4 - 4, तो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग जीरो हो रहा है या डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग जीरो हो रहा है, डेल्टा, है ना, चेंज जो आ रहा है वॉल्यूम। चलो ये भी हो गया। उसके बाद चलो अब शुरू करते हैं नया टॉपिक। सो टुडे ये टॉपिक 4:30 वाले बैच में शुरू हो चुका है, वहाँ 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, तुम्हारा बैच थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बट हम सूनर उनके साथ आ जाएंगे। फिर आप कभी कभी बैच दूसरे बैच में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन अभी अलग अलग चल रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं और उसकी कोई प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि तुमने क्या डाला है, क्या तुमने पानी में यूरिया डाला है, या तुमने पानी में ग्लूकोज डाला है, या पानी में तुमने NaCl डाला है, बट वो इस बात पे डिपेंड करती है कि तुमने डाला कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसने पानी में ग्लूकोज डाला 2 मोल और नवजोत ने यूरिया डाला 2 मोल, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू इसके सोल्यूशन के लिए भी सेम आए, इसके सोल्यूशन के लिए भी सेम आए, क्योंकि इसने भी नंबर ऑफ मोल्स कितने डाले हैं और उसने भी नंबर ऑफ मोल्स कितने डाले हैं, इस बात पे ना डिपेंड करे कि उसने तो NaC ग्लूकोज डाला है और उसने क्या डाला है, यूरिया। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, है ना, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि तुमने डाला कितना है ना, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या होती है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर।
ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करें कि तुमने जो चीज डाली है, जो सल्यूट डाला है, वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डाले हैं। अगर तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल 10 डाले हैं तो वो इस बात पे डिपेंड ना करे। अगर तुम यूरिया 10 डाल रहे हो तो उसके लिए भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर तुम ग्लूकोज 10 डाल रहे हो तो उसके लिए भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, जो नंबर पे डिपेंड करती हैं और नेचर पे नहीं डिपेंड करती। हमारे सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। हमने ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। पहले तो इसको समझेंगे और फिर मैं आपको ये समझाऊंगी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। हम कैसे मान ले कि हाँ ये नंबर पे डिपेंड कर रही है, ये नेचर पे नहीं डिपेंड कर रही, वो तो बात की बात है। पहले तो प्रॉपर्टी समझते हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम बोलो, रिलेटिव लोअरिंग इन। अब पहले तो इस प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पहले बोल दो, रिलेटिव लोअरिंग इन। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक लिक्विड है, वाटर, ठीक है। अब वाटर है, अब तुमने ढक्कन बंद कर दिया, वेपर्स बने, वेपर प्रेशर लगा। इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को मैंने PA नॉट से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? सिंपल P नॉट से भी डिनोट कर सकते हो। P नॉट का मतलब है प्योर सॉल्वेंट। P नॉट का क्या मतलब है? यानी कि तुमने एक सॉल्वेंट लिया, पानी है, बेंजीन है, कुछ भी है, इस वक्त जितना भी उसका वेपर प्रेशर आ रहा है 20, 30, 40, उसको मैं P नॉट से डिनोट कर रही हूँ। किससे डिनोट कर रही हूँ? क्योंकि हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हाँ वेपर प्रेशर प्योर का होता है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? P नॉट से। अब तुमने क्या किया, तुमने इसमें नमक डाला। कोई भी सल्यूट डाल सकते हो, मैंने नमक डाला। अब कोई भी जो सल्यूट डालना है वो नॉन वॉलेटाइल डालना है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स ना बने। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये NaCl अंदर जाएगा, कुछ तो अंदर चला जाएगा, कुछ सरफेस पे भी रह जाएगा। अब ये सोल्यूशन बन चुका है। अब जैसे ही तुमने इसके अंदर नमक डाल दिया, ये सोल्यूशन बन चुका है। अब मुझे कौन बताएगा कि इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा, जिसको मैं PS बोल रही हूँ, क्या वो PA नॉट से ज्यादा होगा या कम? कितने लोगों को लगता है कि ज्यादा होगा? अपने अपने व्यू पॉइंट्स दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पानी था, तुमने उसके अंदर नमक डाला, नमक डालने से जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है। कईयों को लग सकता है कि मैम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो राउल्स लॉ ने कहा था PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। A पे भी डिपेंड करेगा, B पे भी डिपेंड करेगा, बट B नॉन वॉलेटाइल है, ये फैक्टर पूरा 0 हो रहा है। P क्या है? और इसको नॉर्मल बात से भी समझो कि जब तुम नमक डाल रहे हो, नमक अंदर तो जा रहा है, कुछ सरफेस पर भी रह रहा है। अब सरफेस पर रहने से वो क्या करेगा, जो लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी थी, मतलब लिक्विड की जो वेपर बनाने की टेंडेंसी थी, वो ब्लॉक नहीं कर देगा। क्यों ब्लॉक करेगा? क्योंकि वो कुछ कुछ जगह पर आ चुका है। अब वो खुद तो वेपर बना नहीं रहा, बल्कि जहां जहां वो प्रेजेंट होगा सरफेस पर, वहां से भी लिक्विड को उड़ने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं जब आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हो किसी भी लिक्विड में, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालोगे तो वो बनने वाले सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटाएगा, कभी बढ़ाएगा नहीं। उसका लॉजिक रीजन ये है कि नॉन वॉलेटाइल सल्यूट खुद तो वेपर बनाता नहीं, तो ये फैक्टर तो 0 हो रहा है। ये फैक्टर तो क्या हो रहा है? तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ किसके इक्वल आ रहा है? PA नॉट इंटू PB नॉट तो 0 हो गया, सिर्फ किसके इक्वल आ रहा है? PA नॉट इंटू। और अगर मैथमेटिकली जिसको समझ आती है, XA की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? तो अगर आप प्योर की वैल्यू को लेस देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, उससे भी तो समझ आ रहा है कि प्योर की वैल्यू अगर लेस देन 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम ही होगा। मतलब मैथमेटिकली भी ये चीज प्रूव हो रही है कि PS इज नाउ ओनली इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। PS is now only equal to PA naught into why not हर्ष PB naught into XB? क्योंकि ये तो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल का तो वेपर प्रेशर कितना हो चुका है? 0। और अगर PS PA नॉट इंटू XA के बराबर है तो इससे भी कैसे प्रूव हो रहा है कि PS PA नॉट से कम ही होगा? क्योंकि PS PA नॉट को मल्टीप्लाई तो कर रहे हो XA से, बट XA खुद क्या है? लेस देन।
तो अगर आप किसी चीज को लेस देन 1 वाली चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटी ही हो जाएगी ना। ये मैंने मैथमेटिकली भी आपको समझा दिया। और अगर मैथमेटिकली नहीं समझ आए तो सिंपल, अगर आपसे कल को कोई क्वेश्चन पूछ लेगा थ्योरी में कि व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर, तो तुम सिंपल यही बोलना कि मैम जब वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जाएगा तो कुछ तो अंदर जाएगा, कुछ सरफेस पर रह जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा, thus reducing the escaping tendency of liquid। वो क्या रिड्यूस कर रहा है, लिक्विड की भी एस्केप करने की टेंडेंसी। लॉजिकल है, क्योंकि जहां जहां सरफेस पर वो बैठा होगा वहां वहां वो ब्लॉक नहीं कर लेगा, उस जगह को क्या कर लेगा, ब्लॉक। चलो अब ये तो बात समझ आ गई कि हाँ जी मैम वेपर प्रेशर में लोअरिंग आती है, वेपर प्रेशर में क्या आती है, लोअरिंग। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये प्रूव हो गया लेस देन PA0 होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कितना कम होगा, कितनी लोअरिंग आ रही है, तुम कैसे निकालोगे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितनी लोअरिंग आ रही है, तुम कहोगे प्योर माइनस सोल्यूशन, मतलब प्योर में से सोल्यूशन का माइनस करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि कितनी लोअरिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल प्योर का था 20 और सोल्यूशन का है 18, तो लोअरिंग कितनी आई, 20 माइनस 18 लोअरिंग इन वेपर। क्योंकि कई बार ना न्यूमेरिकल में सिर्फ यही आ जाता है कैलकुलेट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या निकालना है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है कि तुम्हें ये बताना है कि कितना कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है उसके लिए कैसे पता लगेगा, जितना पहले था जितना बाद में हो गया। प्योर का 20 था, सोल्यूशन का 18 है, तो लोअरिंग कितनी आ गई। अब मैं ना एक चीज समझाती हूँ कि ना लोअरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो अमर तेरे पास 100 रुपीज है और मेरे पास 1000 रुपए है, ठीक है। तुमसे कोई 10 रुपए लेके गया, तुम्हारे पास पैसों की कितनी लोअरिंग आ गई, 10 रुपए की, क्योंकि 10 रुपए कम हो गए। मेरे से भी कोई 10 रुपए लेके गया, मेरे में भी लोअरिंग कितनी आ गई, 10 रुपए। लेकिन उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा या मुझे ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसको, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास है ही कितने और मेरे पास कितने थे। तो लोअरिंग तो सेम आई, लेकिन फर्क किसको ज्यादा पड़ा, जिसके पास कम थे और जिसके पास ज्यादा थे। यानी कि लोअरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है रिलेटिव, रिलेटिव की पहले कितना था। तो हम क्या करते हैं, ये जो तुमने लोअरिंग निकाली है ना, इसको डिवाइड कर दो पहले से। अगर मैं PA0 माइनस PS को PA0 से डिवाइड कर दूंगी तो ये रिलेटिव लोअरिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो रिलेटिव लोअरिंग का पहले तो फॉर्मूला याद करो। रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या होएगा, लोअरिंग डिवाइडेड बाय पहले कितना था। लोअरिंग कैसे निकाल रहे थे, प्योर माइनस, प्योर का सिंबल क्या है PA0। कई बार A नहीं भी लगा होता, बस P0 भी लगा सकते हो। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, PS। S लगाना है ना लगाओ तुम्हारी मर्जी है। मतलब इसको कई बुक्स में P0 माइनस P/P0 भी लिखा होगा, वो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है कि A लगाना भी जरूरी नहीं है और यहाँ पे S लगाना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया कि जब हम सल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर में लोअरिंग आती है। कितनी लोअरिंग आती है, P0 माइनस PS। रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालते हैं, प्योर से डिवाइड करके। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये अगर तुमने इसने पानी में नमक डाला तो इसकी भी उतनी ही लोअरिंग आएगी जितनी इसके यूरिया डालने से आएगी, अगर ये दोनों सेम डालेंगे। ये ऑब्जर्व करा हुआ है, केमिस्ट्री ना ऑब्जर्वेशनल साइंस होती है। केमिस्ट्री कहती है कि हमने देखा कि इसने ग्लूकोज डाला तो इसके भी पानी का वेपर प्रेशर उतना ही घटा जितना इसके यूरिया डालने से घटा। तो यहाँ से प्रूव हो गया ना कि वो नेचर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो नेचर पे डिपेंड करता तो यूरिया डालने पर लोअरिंग ज्यादा आती या ग्लूकोज डालने पर लोअरिंग कम आती। पर केमिस्ट्री ऑब्जर्वेशनल साइंस है। बट हम ये लिख थोड़ा सकते हैं, कल को कोई पूछे कि वाई रिलेटिव लोअरिंग इन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो देखा गया है, ये तो ऐसे ही होता है। हमें प्रूव करना है, हमें क्या करना है, अब प्रूव करते हैं। देखो प्रूव करते हैं, तुम खुद ही प्रूव करोगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या, बोलो, P0 माइनस PS अपॉन, अभी अभी तुमने मुझे बताया था, अभी अभी कौन बताएगा, जस्ट रेज योर हैंड। अभी अभी खुद बताया था, PS क्या था, हाँ बताओ फॉर्मूला, PA0 इंटू XA प्लस राउल्स लॉ। लेकिन ये फैक्टर क्या कर दिया था, तो यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तुमने ही मेरे को बताया, अभी तुम ही बता रहे हो कितना आ गया, PA0 इंटू, ये पुट कर दो इधर, किसी को दिक्कत, कैन आई पुट PS की जगह PA0 इंटू XA, चलो पुट करो, P0 माइनस PS की जगह PA0 इंटू
बट अगर इसको ए करो फिर इसको भी ए करो, क्योंकि वो फिर सिंपल मैच नहीं करेगा, फिर सारे ए कर दो प्योर वाले, ठीक है। अब दोनों में से कैन आई टेक पी ए नॉट कॉमन, दोनों में से पी ए नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स से, पी ए नॉट नीचे भी है तो पी ए नॉट से पी ए नॉट, व्हाट इज 1 माइनस एक्स से, एक्स भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन। तो ये प्रूव हो गया कि रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है कि तुम एनबी कितना डाल रहे हो। एनबी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये 10 डाल रहा है, बी यूरिया है तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो लोअरिंग आएगी वो 10 के हिसाब से आएगी। इसने ग्लूकोज की जगह यूरिया डाला बट इसने भी एनबी की वैल्यू 10 डाली तो इसकी भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उस 10 के बराबर ही आएगी। उससे ये नहीं बोला जाएगा कि तूने यूरिया डाला या तूने ग्लूकोज डाला है। और ये मैथमेटिकली नहीं, ऑब्जर्वेशन में भी यही आया कि तुम यूरिया डालो या ग्लूकोज डालो या सुक्रोज डालो, अगर तुम सेम नंबर ऑफ मोल्स डालते हो तो तीनों तरह के सॉल्यूशन में जो लोअरिंग आएगी वो सेम वैल्यू से आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक का सॉल्यूशन ज्यादा घटेगा, एक के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम घटेगा। तो ऑब्जर्वेशन से तो ये चीज प्रूव हो ही चुकी थी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट बट ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स। और ये हमने मैथमेटिकली, यानी कि अगर कल को हमें क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर हमें छोटी सी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला याद करो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, पी ए नॉट माइनस अपॉन पी ए नॉट, ओके। फिर पी एस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस, बट ये फैक्टर हमने जीरो कर दिया क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल है। गुरताज बी क्या है, तो फिर उन पीएस की वैल्यू कर ली किस दे इक्वल रहेगी, पी ए नॉट इंटू, हाँ तो फिर जैसे ही हमने पीएस की जगह पी ए नॉट इंटू एक्स से पुट किया, रेस्ट तो आपको खुद ही समझ आ रहा है, पी ए नॉट कॉमन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ एक्स बी पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। अब न्यूमेरिकल्स में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, न्यूमेरिकल्स में आपने क्या करना है, एक तो नीचे से एनबी को इग्नोर कर देना है। कुछ न्यूमेरिकल्स में हम एनबी को इग्नोर नहीं करेंगे, वो कौन से न्यूमेरिकल्स होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी, ताकि कल को तुम्हें एग्जाम में एनबी को कब इग्नोर नहीं करना। मोस्टली हम एनबी को क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि बी इज यूजुअली वेरी लेस देन ए। जो हम बी डालते हैं, तुमने कभी नमक वाला पानी बनाया होगा या चीनी वाला पानी, कितना ज्यादा होता है, नमक थोड़ा ही होता है ना, कि नमक ज्यादा होता है पानी थोड़ा होता है, ऑब्वियसली पानी ज्यादा होता है नमक, तो जो थोड़ी चीजें होती है ना, अगर हम उनको ऐड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इग्नोर हो गया। एनबी क्या होता है, नंबर ऑफ, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन, और एन ए भी कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन। तो यानी कि हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा, दैट इज डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए। अब आप कहोगे कि मैम ये क्यों बढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ इसीलिए कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो लेट मी टेल यू द एप्लीकेशन। होता क्या है कि कभी कभार तो तुम्हें पता होता है कि तुम सोल्यूट कौन सा डाल रहे हो, NaCl, कौन सा डाल रहे हो, ग्लूकोज। कभी कभार ना साइंटिस्ट ऐसे ऐसे सोल्यूट्स होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, हो गया ये, ओनली दिस इज वंस दैट आई एम हेल्पिंग यू इन योर टेस्ट, नेक्स्ट टाइम से यू हैव टू गिव ऑन योर ओन, है ना। देख ले मर्दू, यू हैव अ वेरी लॉट ऑफ पोटेंशियल, सिर्फ थोड़ा सा सीरियस होने की। अगली बार मैं ये टेस्ट तब कंसिडर करूंगी जब अपनी मेहनत से होगा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डेड सेंड करूंगी, सुन लियो घर बैठ के, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के आई हो कल, तो मैं फिर कल वाला भी सुन के आई हो। तो मैं ये कह रही थी कि ना हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सोल्यूट है, मुझे पता ही नहीं इसका फॉर्मूला क्या है, मैं इसका मोलर मास कैसे निकालूं। अब NaCl है, NaCl का मोलर मास निकालो तो तुम क्या करते हो, Na का 23, Cl का 35.5 प्लस करके निकाल लेते हो। अब तुम्हें मैं कोई अननोन सैंपल दे दूं, कोई प्रोटीन दे दूं, बोलूं ये प्रोटीन का सैंपल है, अब तुम कहोगे कि मैम इसका मोलर मास कैसे निकालें। कल को अगर तुम्हें केमिस्ट्री में कुछ एनालिसिस, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पानी में डालेंगे, हमें नहीं कितना डाल रहे हैं तो हमें पता होगा कि 2 ग्राम डाल रहे हैं, कितने पानी में डाल रहे हैं 10 ग्राम, ये भी पता होगा। पानी का मोलर मास तो हमें पता ही होता है, M में 18 ग्राम। हम देख लेंगे कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आया, प्योर का कितना था, सारी वैल्यूज पुट करके एम भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे,
So this is the application कि colligative property is mostly used to find out the molecular masses of the solute. कल को कोई पूछ ले कि colligative properties की 3 ऐसी बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो बाकी ट्यूशन वालों को ना पता हो. एक तो colligative property dilute solution पर अप्लाई करते हैं. कौन से सॉल्यूशंस पे अप्लाई करते हैं? डाइल्यूट. सेकंड, इसकी जो एप्लीकेशन होती है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट. आप कहोगे क्यों मैम? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बट वो तब निकालोगे ना सॉल्यूट अगर पता होगा, लाइक NaCl या ग्लूकोज. अगर सॉल्यूट होगा ही अननोन, सॉल्यूट होगा ही क्या, तो उसका मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे. लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें पुट कर दें तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा? Mb, which is the molecular mass of the solute. So the second application, the second point of colligative property जो आपको पता होना चाहिए वो ये है that it is used to find out the molecular masses of the unknown solute. जितने भी unknown solute होते हैं उनका molecular mass find out करने के लिए क्या यूज करी जाती हैं? colligative. तो समझ आया आज हमने क्या टॉपिक शुरू करा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, कल हम इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे. ठीक है, क्योंकि आपके यूटीज नहीं हो रहे तो हम लिखने वाला थोड़ा सा लिख लेते हैं प्लीज. सिर्फ 11th के हो रहे हैं, 11th में से 12th के नहीं हो रहे. तुम्हारे सीधा जुलाई में या जब नहीं सितंबर में हो गया हाफ ईयर. पक्की नोटिस आया मेरे पास. लिखो जरा हेडिंग. हाँ पहले लिखो हेडिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. थोड़ा सा खुद लिखवा देती हूँ, फिर बीच बीच में जब मुझे लगा करेगा कि बहुत ज्यादा लिखने वाला है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो घर भेज दिया करूँगी. बीच बीच में खुद लिखवा लूंगी. अब सिलेबस हरी अप करने की तो जरूरत है नहीं, यूटी तो हो नहीं रहे. लिखो हेडिंग. हाँ, दीज आर डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये इसी में से लिख लो. एंड डज नॉट एंड नॉट ऑन द नेचर. यही डेफिनेशन लिखनी है बस. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी. लिखनी है लिख लो कि 4 तरह की होती हैं. ये लिखने की जरूरत नहीं है. प्लीज गिव, और यहाँ पे स्टार मार्क कर दो कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से. तो अब तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर बिल्कुल और कितना रह गया उसके बाद? बस ऐसे 4 कराऊंगी ना, अभी 1 कराई है. हाँ बस नहीं है, तुम 4 तक ही तुम्हारी ना हो जाएगी. उसके बाद एक, इन 4 के बाद एक लास्ट टॉपिक आता है वांट ऑफ फैक्टर, जो तुम्हें बोलेगा कि जो तुम निकाल रहे हो सारा गलत है. हाँ, फिर इसको ठीक करने के लिए ये थोड़ा सा कुछ इसमें ऐड करेगा. वो तो बच्चों की ना रोने निकल जाते हैं, बट कोई ना, ये टॉपिक मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी कि यही क्वेश्चन करके जाओ, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे. हो गया टाइम? जा. मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला याद करोगे हो जाएंगी. मुश्किल लिखने वाला काम लिखवा रही हूँ ना मैं गुरदाज. लिखो लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. जहां तक मैंने डेरिवेशन कराई है करके जानी है. जो रेटिंग थ्योरी का पेपर प्रेशर है, इसमें जो सॉल्यूशन का पेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट को रहेगा. नहीं सेम कैसे होगा फिर? तो P0 माइनस PS 0 आ जाएगा. हाँ तो नीचे वो हो सकता है, अपना पेपर प्रेशर बता नहीं सकता. हाँ नहीं है मैम, सेम नहीं होएगा, बट तू ये देखना मैथमेटिकली ना, वो खुद नहीं बना रहा, लेकिन वो PA0 के कम. तू देखना PS इज PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB. B नहीं बना रहा ना, बट XA ने PA0 को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू तो कम कर दी ना. तो ये देख, प्योर के केस में XA क्या होता है? 1. लेकिन जब वो प्योर नहीं है तो XA के साथ XB भी तो होगा, यानी कि XA की वैल्यू 1 तो नहीं होगी ना, कम ही होगी ना. इट कुड बी 0.8, इट कुड बी 0.7. तो ये पी नॉट इनटू और एक्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का. हाँ और भाई पार्शियल प्रेशर का कम आएगा तो भी पार्शियल प्रेशर पीएस इक्वल होएगा सॉल्वेंट का. तो मतलब पीएस सॉल्यूशन पीएस सॉल्वेंट होगा. मैं समझ नहीं पा रही. एक बार क्लास के बाद डिस्कस करते हैं. ये लिख लिया आपने? Have you written colligative properties are the properties which depend on the number of solute particles and not on the nature.
हाँ, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम लिख लिए हैं तब भी ठीक है, नहीं तो लिखो फर्स्ट हेडिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हमने आज पढ़ी है इसके बारे में लिखो। व्हेन बी